गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज पर। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमत पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके अदलिया के खिलाफ मैदान में बाकायदा आ चुकी है। हुकूमत ने पार्लियामान की आड़ लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को बेतौकीर करने की कोशिश की है। गुज़िश्ता बरस इसी हुकूमत ने 90 रोज़ में इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से साफ इनकार किया था। आज हुकूमत एक और फैसले पर अमल दरामद से इनकारी है। हुकूमत ने अददी अक्सरियत के बलबूते पर कौमी असम्बली से आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान शदीद एहतजाज किया और एजेंडा की कॉपीज़ भी फाड़ कर फेंक दी। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने इस बिल के खिलाफ को कहा है कि यह खिलाफ आईन है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब हम अदालत जाएंगे। लेट्स वॉच इट। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। अपोजिशन इस कानून को माजी से इतलाक की मुखालिफत है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि इस कानून का इतलाक माजी से ही होगा। ये भी देखिए। कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मोअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। हुकूमत की हर धर्मी देखकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने वज़ीर आज़म को हसीना वाजिद का अंजाम भी याद करवाने की कोशिश की। देखिए जरा। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। ऑपोजिशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट बिल को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज करने का ऐलान हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तकसीम का शिकार नजर आ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन के फैसले पर भी ये तकसीम यकीनन हम कह सकते हैं कि फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने में एक मेन जुज़ साबित हुई थी कि उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। अब रिजर्व सीट्स के मामले पे भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट ज़ेर बहस है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर 2 जजेस इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं और ये नोट तफसीली फैसला आने से पहले आ चुका है। कुछ पॉइंट्स इसके आपके सामने मौजूद हैं। वी विल जस्ट क्विकली रीकैप। इन इख्तलाफी नोट्स में लिखा गया है कि मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 63, आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तकवीस दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। ये साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। दीगर पॉइंट्स भी इसके आपके सामने हैं। सो एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, हम फेस ऑफ देख रहे हैं, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामान देख रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा। वेरी वार्म वेलकम टू यू फवाद चौधरी साहब। देखिए प्रिया, पहली बात तो यह है कि आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आ रही है। दुनिया की जो तमाम बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इदारे हैं, वो तकसीम ही होते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट एक बटालियन तो नहीं है, रेजिमेंट तो नहीं है जहाँ पे तकसीम ना हो। ये तो ओपिनियंस है और इंटरप्रटेशंस हैं, लिहाजा इसमें डाइवर्सिटी बड़ी अहम है। ठीक, अच्छा, और मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब एक दफ़ा सारी सुप्रीम कोर्ट वो 13-0 और 10-0 फैसले दे रही थी तो उसने तबाही उतार दी थी पूरे पाकिस्तान की। ये रेकॉर्ड डे का वगैरह आपने सारा देखा, ये सारे मुत्तफ़िका फ़ैसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि डिवीजन है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। जो बुरी बात है वो ये है कि हुकूमत जजेस के साथ जो है वो एक मिंगल कर रही है प्राइमरीली अपने मुफाद को एक बढ़ाने के लिए। और नून लीग की ट्रेडिशन है, रफ़ीक तारड़, आप कह रहे हैं कि देयर इज अ कोलिशन बिटवीन जजेस एंड द गवर्नमेंट। वो तो जाहिर है, वो तो सामने अभी आप सम जजेस एंड द गवर्नमेंट, हाँ ऑब्वियसली वो अपनी ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं। ये नून लीग का ये कोई नया बात नहीं है। अगर आप पहले उठा के देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था उससे पहले इन्होंने, उसके बाद भी क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने सजाद अली शाह उस वक्त चीफ जस्टिस थे और रफ़ीक तारड़ जो अता तारड़ के दादा हैं, इन्होंने जाके मैनेज किया कोयटा बेंच और वहाँ से इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑर्डर लिया। राइट। और इनकी एक हिस्ट्री है अदालतों के साथ, जजों के साथ। और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने तो कहा कि पैसे लिए हैं जजों ने, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि चमक से फ़ैसले लेते हैं नून लीग वाले। और रफ़ीक तारड़ पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो ब्रीफ के इस पैसों के भर के गए और उन्होंने फ़ैसला लिया। ये हक़ाइक़ हैं हमारे जो किताबों में। बट दिस इज 2024 नाउ। जी अच्छा, अब 2024 में हुकूमत जो कर रहे, अच्छा उसमें भी फिर अल्टीमेटली हुकूमत इसको नून लीग को ही नुकसान हुआ। यहाँ पे तो नुकसान जो है ना वो बड़ा वाज़े है, क्योंकि यहाँ अच्छा उसमें सजाद अली शाह जो चीफ जस्टिस से और ये लड़ाई हो रही थी, जजों की अक्सरियत सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ थी। अब जो इशू है वो ये है कि जजेस की अक्सरियत जो है वो हुकूमत की इस इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ है। और अभी भी आपने देखा जो 13 जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, उनमें से 9 जजेस जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं, 2 जजेस जो हैं उन्होंने एक दरमियान में फ़ैसला दिया और 2 जजेस ने बिल्कुल अलहदा फ़ैसला दिया। सो इस वक्त इसका मतलब है कि ओवरवेलमिंगली जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो अपनी इंटरप्रिटेशन पे खड़े हैं। एज ऑफ नाउ this could change, number game could change. There are already 2 ad hoc judges. हाँ, लेकिन एड हॉक जजेस तो इन केसेस में तो इसमें तो नहीं बैठ सकते ना, रिजर्व सीट्स वाली में, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वही 13 जजेस सुनेंगे जो अवेलेबल होंगे अगर रिव्यू की जब लगेगी। अब असल में जो सारी कहानी है, मतलब सारी बहस को अगर आपने सिंपल करना हो तो वन लाइन क्या है? वन लाइन ये है कि हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, और उसके लिए सर तोड़ की ज़ोर जो है वो लगाया जा रहा है। और कुछ कोशिश ये भी है दरमियान में कि अब मंसूर अली शाह साहब को हर सूरत रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सो 2 इस वक्त जो चल रहे हैं, इस वक्त जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं या जो मैंने इस वक्त चेक किया, वो जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो चाहता है कि हम अपने ताल्लुकात फ्यूचर चीफ जस्टिस के साथ ख़राब ना करें और हम उनके साथ जो है वो अपनी बना के रखें। दूसरा नहीं मान रहा, वो कहते हैं कि नहीं, हमने हर सूरत मंसूर अली शाह को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सो इसमें काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, वो तो कह चुके हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। उन्होंने कहा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, वो कह दें तो बात ही ख़त्म हो जाए। बट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज क्या है, तो लॉ मिनिस्टर ने एक दफ़ा बात की है और उसके बाद मैंने भी जो है वो लिखा है कि फ़ायज़ ईसा साहब अपना बयान जारी करें। फिर मुझे पता है कि जो कुछ रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये बात पूछी है फ़ायज़ ईसा साहब से कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। एंड एज यू सेड कि कंसेंसस है जजेस के अंदर कि ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कंसेंसस है, हाई कोर्ट में और इवन सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट्स में कंसेंसस है कि अदलिया के अमूर में इस वक्त हुकूमत मुदाखलत ना करे। आप देखें ना, सेशन जजेस अब जिस किस्म के फ़ैसले देते हैं या मजिस्ट्रेट जिस किस्म के फ़ैसले देते हैं वो बेसिकली खड़े हो गए हैं। बट इस वक्त आई मस्ट से कि एक ऐसे दौर में जहाँ मीडिया ने बिल्कुल रजिस्ट नहीं किया, एक ही इदारा था और है जो रजिस्ट कर रहा है अपनी आज़ादी को, और वो जुडिशरी है। थैंक्स टू द 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने ये लेटर लिखा। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जजेस जो हैं उनको एक वो, और अब ये ट्रेंड नीचे तक चला गया है, मैजिस्ट्रेट लेवल तक चला गया। एंड आई मस्ट से कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश कुन ये लम्हात हैं कि अदलिया अपनी आज़ादी के लिए स्ट्राइव कर रही है। सो देयर इज अ स्ट्रगल, हम कह सकते हैं कि अब ये जंग अब नज़र आ रही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट ने रोक लिया है रिजर्व सीट्स को।
देखो ये तो पहले आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्रामों में भी जो हुकूमत के तर्जमान आते थे वो 3-4 बातें उन्होंने की। पहले तो उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, रिजर्व जजमेंट जो है वो चली जाए, पीटीआई के हक में हो जाए, वो पीटीआई के उधर मिल गई सीटें, उन्हें उनके हक में आ गई। फिर इन्होंने आगे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन जाएगा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। ये फैसल वाडा साहब ने कहा था। फिर तीसरे जो है उन्होंने आगे कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, तो जो मर्जी जोर लगा ले, स्पीकर रोक लेगा, वो भी नहीं हो सका। 2/3 जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो इम्प्लीमेंट कर दिया, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू में भी नहीं गया, नज़रसानी में भी नहीं गया इस केस में। अब जब वो नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने फैसला एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये जो डिटेल जजमेंट अगर आनी है वो भी आती है तो उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा, फैसला तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब वो इख्तलाफी नोट जो 2 जजेस हैं उन्होंने पहले दे दिया है, वो वैसे तो आमतौर पे तफसीली फैसले के बाद बट उससे हेल्प नहीं हुई गवर्नमेंट को, इख्तलाफी नोट से दिया ही इसलिए गया था। इख्तलाफी नोट तो नहीं है, इस्तराबी नोट है, एक इस्तराब की कैफियत में लिखा गया। जो पॉइंट्स हैं टेक्निकली अगर देखा जाए, बिकॉज आप उसको पॉलिटिकली देख रहे हैं, टेक्निकली उसमें कुछ बातें वो कहते हैं ये तो है ही हिस्सा कानून का, हमने तो उनको री इम्प्लीमेंट किया है। मसलन 3 दिन में आपने एक जमात को ज्वाइन करना है। पहली बात तो यह है कि आपने जो अगर सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स देखी हों तो आखिरी 4 दिन बहस ही इन्हीं बातों पे हुई थी जो उन्होंने अपनी जजमेंट में इग्नोर की हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो पूरी जजमेंट है 2 जजेस की, उसमें आपको मिलता ही नहीं जो 3 दिन बहस हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जो बैट वाली जजमेंट थी 7 जनवरी की वो सही इंटरप्रेट की या नहीं की, क्योंकि बहस आखिरी 4 दिन ये हुआ क्यों, पीटीआई को सीटें क्यों गई। पीटीआई तो नहीं लेना चाह रही थी, वो तो कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद को दे दें। इलेक्शन कमीशन का वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुआ और उसने कहा जी कि बात यह है कि हमने तो आपके फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई को पार्टी रिकग्नाइज नहीं किया। तो इस पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसने किया, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने। उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पार्टी नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कंसेंसस है और इसमें रिफ्लेक्ट भी होता है, 13 में से 11 जजेस जो हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर के ऊपर पीटीआई को पार्टी नहीं माना। ठीक, और इंडिपेंडेंट क्यों किया, बड़ी बहस होती है आपको पता है 4 दिन, तो वो बहस तो एक लाइन नहीं है इसमें। जो 2 जजेस का फैसला है वो तो लगता है वो कोर्ट में ही नहीं थे उन दिनों जिनमें ये बहस हो रही थी, सारी बहस ही ये थी ना। और उसके बाद जब तय हो गया और इलेक्शन कमीशन ने ये मान लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, यही करना चाहिए था ना जो 11 जजेस ने किया। उन्होंने कहा आपने मिस इंटरप्रेट किया तो उसका नुकसान हम पार्टी को या लोगों को तो नहीं दे सकते। देखें, और दूसरा मुझे आपको पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो लोगों ने वोट नहीं दिए, वोट तो इमरान खान जो अगेन ये भी बात हुई अदालत में, और यही वोट तस्वीर किसकी लगी, अतर मिनल्ला साहब ने ये बात कही थी जिसको मंसूर अली शाह साहब ने फिर इंडोर्स किया। उन्होंने कहा देखें जो पार्लियामेंट होती है उसको रिफ्लेक्शन होना चाहिए डिज़ायर्स ऑफ पीपल की, अवाम की राय का वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आकाश होनी चाहिए। अब हमारा देखें ना आर्टिकल 2A और हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है, दैट सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के जरिए एक्सरसाइज किया जाएगा, एंड इट शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वोट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही पार्लियामेंट में, तो फिर तो आइन की पूरी डिजायर खत्म हो जाती है। बट द फैक्ट कि गवर्नमेंट इस हद तक गई है, इट लुक्स लाइक उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ है। डेस्परेट है गवर्नमेंट। You think it's desperate? It's not thought through? It's not thought. अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और भी बड़े इंटरेस्टिंग काम है, गवर्नमेंट ने आज तक कभी कोई काम थॉट थ्रू करके नहीं किया, जिस पे मैं बड़ा हैरान हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर भी ले लें, पीछे चले जाने की ज़रूरत नहीं, 2 साल में तो जो हुआ वो तो हमारे सामने ही है। जो हमने पहले मैं आपके प्रोग्राम में बात की थी कि 4 प्रेमिसेस के ऊपर पूरा इन्होंने सिस्टम उल्टा दिया कि एक तो इमरान खान 30 दिन जेल नहीं रहेगा, थॉट थ्रू नहीं किया कि अगर रह गया तो क्या करेंगे। फिर हुआ कि जी अपना पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, अरबों से अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएंगी, वो नहीं आए तो फिर क्या होगा, वो सारी और ये भी आपने कहा था कि बानी पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब है मिडल ईस्ट से, तो अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो भी नहीं आए। अच्छा, अब रिसेंट देखें, पार्टी को बैन कर देंगे, नहीं सोचा कि पार्टी को बैन करने का क्या फ़ायदा है। भाई इमरान खान, जब पीटीआई ने क्या इलेक्शन लड़ा था पिछली दफ़ा, आंसर इज़ नो। क्या लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था?
और वो उसके निशान को वोट दिया था, आंसर इज़ नो। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन है, आंसर इज़ नो। इमरान खान सेक्रेटरी जनरल है, आंसर इज़ नो। तो भाई इमरान खान की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप पीटीआई को बैन कर देंगे या कुछ कर देंगे। वो तो लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान आज आईपीपी का चेयरमैन बन जाएगा, आईपीपी सारा वोट ले जाएगी। तो इसमें वो सोचते नहीं कि देयर वाज नो प्लान बी, और अभी भी कोई प्लान बी नहीं है, अभी भी कोई प्लान बट रिजर्व सीट्स फॉर द टाइम बिंग तो बाहर कर दी उन्होंने, अभी तो नहीं मिलेंगी। देखें, बात यह है कि ये देखना पड़ेगा हाउ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला उसको इम्प्लीमेंट अगर कराने में नाकाम हो जाती है। ये आप बेसिकली आप क्या कह रही हैं? व्हाट नेक्स्ट? आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अमल दरामद कराने में नाकाम हो जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट रीथिंक कर लेती है। वो तो रिव्यू है ना, जब लगेगा तो वो तो उस वक्त हम देखेंगे। टिल टुडे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज़ वेरी मच ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने 15 दिन दिए थे फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब 7 तारीख को मुझे बताया है पीटीआई में एक सीनियर लॉयर ने कि वो कंटेम्प्ट लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट, इन फैसले की इम्प्लीमेंट। अब देखना ये है कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा डॉक में है, काफ़ी ज़्यादा वो ख़तरे में है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के ऊपर। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लिखा, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिखा काफ़ी, और या जजमेंट जो बैट वाली है उस पर लिखा, फिर और क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होगी। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज सजेस्ट एक्शंस आल्सो। पर इस सारे मामले में तो चीफ जस्टिस बहुत पार्टिसान नहीं हो गए, इस कंसिडरिंग कि अभी जो आप बात कर रहे हैं, या पीटीआई ने जो एलिगेशन लगाया, या इससे पहले जो बल्ला लेने जाने का फैसला था, वो लगता है कि ही इज़ ओनिंग दिस कंप्लीटली। मैं आपको बताऊं कि मैं जो वकालत करता था ना, तो मैं सोचता था कि क्या मुझे जज बनना चाहिए। एंड आफ्टर अ वेरी काइंड ऑफ मैंने अपने सोच के मैंने फैसला किया कि मैं आई एम अनफिट टू बी अ जज, क्योंकि जिस किस्म का जज होना चाहिए, जज की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको वो बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। जज मतलब आप बड़ी मुश्किल काम है ये, फ़ाइलें पढ़ना, फिर उसके बाद आपने सिफारिश नहीं माननी। मेरे डॉक्टर खालिद रांझा साहब मेरे उस्ताद थे, तो मुझे कहते थे कि हर शोबे की ना अपनी मोरालिटी होती है। तो वकील जो है ना, उसका काम है अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके देना। ये मोरालिटी ऑफ द ये तुम्हारी जो है ना वो डिपेंड करती है। बट अगर कोई जज जो है वो अपने आप को एक तरफ बाइस कर लेना, या वो अपनी तरफ हो जाएगा, ही इज़ अनफिट टू बी अ जज। फ़ायज़ ईसा साहब की पर्सनैलिटी जो है, एनालिसिस अगर किया जाए ना, he should never have become, he probably would have been a great lawyer, क्योंकि वो अपने केस में जो राय वो बना लेते हैं वो उसके अंदर खुद भी जाते हैं। उनको कभी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एनालिसिस कर दिया आपने कि प्रोफेशन क्या होना चाहिए। वो विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात। विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। टेक्नोक्रेट की बातें हुई बांग्लादेश में, लेकिन पाकिस्तान में उससे पहले ही बातें हो रही थी। मुज़ाकरात कल की आपने देखी होगी ISPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लगता नहीं है कि कोई अच्छी खबर है पीटीआई के लिए। ये तो देखो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि 9 मई यस, बट 8 फरवरी को आप किधर ले जाए। एक 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ है, फिर 8 फरवरी को एक वाक़या हुआ। अब आपने देखें, एक जो है एक मेरे बड़े अक्लमंद दोस्त ने एक लिखा था, आर्टिकल लिखा था, और उसने ये कहा था कि देखें एक तूफ़ान आया, उसमें से पीटीआई जो है वो उस सुनामी से इमर्ज हो गई है। अब आप देख लें कि आपने अब दोबारा क्या एक और तूफ़ान लाना है, और आप दोबारा वही कुछ करना चाहते हैं जो 2 साल में आप अचीव नहीं कर सके, और आप 2 साल में अचीव नहीं कर सके तो अगले 4-6 महीने में अचीव कैसे करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट में जो भी दोस्त जो है, हमारा तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली कोई रब्ता डायरेक्ट, लेकिन जो लोग भी मिलते हैं या अखबार में जो लोग जिनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि नहीं जी वहाँ पे गुस्सा बढ़ा है। ठीक है जी, बड़ा गुस्सा होगा, डेफिनेटली होगा, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यू हैव टू हैव एन ऑल्टरनेट सिस्टम। द प्रॉब्लम इज़ ऑल्टरनेट नहीं बना। इमरान खान इज़ पाकिस्तान टॉलेस्ट पोलिटिकल रियलिटी। पीटीआई इज़ पाकिस्तान पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रियलिटी है। आप ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि सूरज जो है वो सूरज नहीं है, वो चाँद है।
देखिए ना, फिर आपको कोई अल्टरनेट तो क्रिएट करना पड़ता है। बातचीत अब नहीं हो रही, 1 साल हो गया बानी पीटीआई को जेल में भी, आपको लग रहा है कि हम अभी उधर ही खड़े हैं? हाँ, अभी तो उधर ही खड़े हैं। देखिए बात यह है कि आप देखिए ना, मुझे यूँ लगता है कि एक कोशिश अभी पूरी होगी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे के और जुडिशरी से फिर जो है वो पावर्स लेके, बाकी तो क्या नहीं कर लिया आपने, औरतों को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया, तशद्दुद कर लिया आपने, हज़ारों वर्कर्स जो हैं उनको जेलों में डाल दिया। तो अब उसके बाद अब हज़ारों लोगों को मारना ही रह गया और तो कोई नहीं रह गया। तो इमरान खान जहाँ साल गुजार गए वहाँ 4 महीने और भी गुजार जाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम? भाई आप ये बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो इस वक्त की लीडरशिप है उनका प्लान या इनएबिलिटी है या उनकी है ही नहीं इंटेंशन कि उनको निकालें जेल से। नहीं, इंटेंशन मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ लॉयल्टी पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग, देखिए इस मुश्किल वक्त में जो लोग इमरान खान का पीटीआई का नाम ले रहे हैं उनकी लॉयल्टी तो फिर नहीं कहा जा सकता ना। बड़ा इस हालात में भी जो बंदे पीटीआई के साथ खड़े हैं उनकी लॉयल्टी को तो शक नहीं किया जा सकता। यस, कैपेसिटी इशू है, कैपेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ। सो कंसीडरिंग कि यही कैपेसिटी है, यही टीम है, इस वक्त तो नहीं आ रहे बाहर जेल से। लेकिन बात यह है कि अगर आपने कैपेसिटी अगर करनी हो कोई सीरियस बात तो फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को अलाउ करेंगे ना कि वो जेल के बाहर आए और मुज़ाकरात करें। जो आप पे इल्ज़ाम लगता है चौधरी साहब, आई थिंक आप इसको एड्रेस किया होगा, बट आई नेवर आस्क्ड दिस। आपको ये कहते हैं कि आपने शाह साहब को कहा कि आप आ जाएं, आप लीड करें। देखो मैंने ये बात कही थी कि ये वो लोग बात करते हैं जिनको पाकिस्तान की सियासत की एबीसी का नहीं पता। सो दिस नेवर हैपेंड। उसकी वजह है ना, देखिए इसको मतलब मेरे कहने पे आप ना जाएं। मैंने अभी 10 मिनट पहले आपके प्रोग्राम में बात कही है कि तहरीक इंसाफ की हैसियत क्या है, इमरान खान की हैसियत है ना। आज इमरान खान आईपीपी का चेयरमैन होगा तो वोट आईपीपी के पास चला जाएगा, उसको आप जो है किसी एबीसी पार्टी का सदर। वैसे नोइंग यू, इफ यू अलाउ मी, आई वुड से कि आप इस प्लान से एग्री ना करते, आप कहते फिर मैं ही लीड कर लेता हूं। व्हाई वुड यू आस्क समबडी एल्स टू डू दैट? यू बिलीव करना था तो मैं बुरा था, सही बात है, ये बात भी सही नहीं, ये तो स्टूपिड बात है। लेकिन देखो ना, प्रॉब्लम यह है आपने जो भी कुछ स्ट्रेटजी बनानी होती है ना, वो रियलिटी से बड़ी बात। जैसे अब ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो ये जो है करते हैं, बट देखें आपने रियलिटी में, फ़ौज इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इज़ अ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप आसमान में नहीं स्ट्रेटजी बनाते, आपने स्ट्रेटजी हकीकत के नज़दीक बनानी होती है। सो आपने जब भी कुछ करना है, अगेन पाकिस्तान में जो हो रहा है ऑब्वियसली इज कनेक्टेड जो कि रीजन में हो रहा है। अभी बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, सो इनका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर तमाम। ये बांग्लादेश इंडिया का इम्पैक्ट पाकिस्तान में इतना इसलिए नहीं आता, क्लोज डोर है, लेकिन जाहिर है एक रीजन है, एक लोग है, वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस में तो आता है। बट अमेरिकन इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। वेस्टर्न ब्लॉक देखो पाकिस्तान, तो ये कह देते ना कि जी नहीं जी वो फलानी में आप इस्टेब्लिशमेंट के फलाना क्यों था, फलाना क्यों था, जो भी पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे ना किसी न किसी वक्त में, राइट। तो ये मेरे ख्याल में देखें दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को 100% इमरान खान के जो बयानात आए हैं उनका मुस्बत जवाब देना चाहिए। नंबर 2, इमरान खान और पीटीआई को लाजमी तौर पे ये तासुर दूर करना होगा कि वो आके बदला लेंगे। ये जो हम रोज़ कहते थे ना हम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे, आई एग्री। इमरान, ये नवाज शरीफ जो हैं या जरदारी जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है। डिस्पाइट दैट आपने उनको रीअश्योर कराना होगा कि हम यहाँ पे जो पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज नहीं करेंगे। अगर हम ये दो काम नहीं होते, वो बातचीत नहीं करते और पीटीआई अपनी पॉलिसी जो है उसको एक्सप्रेसली नहीं बताती कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पाकिस्तान विल सफ़र। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच आरिफ साहब फॉर गिविंग मी टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज पार्लियामान में क्या हुआ इसके ऊपर एक रीकैप एंड वी विल टॉक टू फारूक सत्तार राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। कौमी असेंबली में आज इलेक्शन एक्ट तमीमी बिल पास हुआ। इस कानून के पास करने के अमल में MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार नाराज हो गए और वॉकआउट की धमकी दी। स्पीकर ने उनकी नाराजगी दूर करते हुए उनको बात करने का मौका दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने की हिमायत की और कहा कि एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, हमें भी डरना चाहिए। लेट्स वॉच हिम।
एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, को हम आपके हिस्से की मखसूस नशिस्तें देते हैं। अगर ऐसा अमल होता तो स्पीकर साहब एक रास्ता निकल सकता था। वक्त तेजी से गुजर रहा है, हमें फैसले करने होंगे कौमी मफाहिमत और कौमी मशावरत के जरिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये ऑपोजिशन समझती है कि इसे जमीन से आसमान को ले जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी भी है और खुशफहमी भी है। ये एक फैसला आपको भी वहाँ नहीं पहुँचा रहा जहाँ आप समझते हैं कि आप कहाँ के यहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो एलाइज हैं, हमें इस बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ आगे का रोड मैप वाज़ेह करें। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, उस वक्त से हमें भी डरना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो वेरी क्लियरली आपने ये कहा कि जो हुआ है बांग्लादेश में, इट कुड बी रिपीटेड इन पाकिस्तान। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए ना, अगर कोई अभी इस वक्त मुतबादिल ऑप्शन या कोई ऑल्टरनेट होता ना, तो मेरे ख्याल में बात काफ़ी आगे बढ़ गई होती है। ये इतना आसान नहीं होगा कि PMLN की गवर्नमेंट है, जाहिर है, और उनकी जो एलाइज़ हैं वो मिलकर इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जिसमें सियासी बहरान है सबसे पहले, उसी के साथ जुड़ा हुआ और संगीन से संगीन तर होता हुआ जो है वो माशी बहरान है। अच्छा, IMF की जो ट्रांशें या अकसात आ भी जाएंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इंटरनेशनल जो प्रेशर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसको थोड़ा वो करेंगी, थोड़ा आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट या ट्रेड को थोड़ा सा बेहतर कर देगी। लेकिन आपको बाय एंड लार्ज अपने टैक्स GDP रेशियो को बेहतर बनाने के लिए, आवाम पर टैक्सों के गैर ज़रूरी बोझ को कम करने के लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स या गैर मामूली कोई सोल्यूशन निकालना ही है ना। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी और नहीं करेगी, जो जाहिर है कि PTI की गवर्नमेंट ने भी नहीं किया था, ये उन्होंने भी नहीं, वो भी स्टेटस को ही में उन्होंने 4 साल निकाले, तो फिर अब क्या मतलब इसके बाद है क्या अल्टरनेट? क्या ये इनसे हुकूमत लेके कह दिया जाए कि हाँ शायद थोड़ा सा पॉपुलर सेंटीमेंट PTI की फेवर में ज़्यादा है, लिहाजा 804 से जो है वो उनके कायद को निकाला जाए और उनके हवाले मुल्क कर दिया जाए? मेरे ख्याल में ये इतनी आसानी से ये भी होने वाला नहीं है। बड़ा ऑप्शन है नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। मतलब मुझे नज़र नहीं आता कि ये ऑप्शन है, ये नहीं होने वाला। अच्छा, तो फिर क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाएंगे? उसमें क्या सारी सियासी जमातें उस कौमी हुकूमत में शामिल हो जाएंगी? तभी तो नेशनल होगी, वरना तो नेशनल नहीं होगी। और फिर कौमी सियासी जमातों के साथ साथ अगला ऑप्शन फिर ये भी है कि फिर उसमें आपको टेक्नोक्रेट्स भी लाने होंगे। अच्छा, वो टेक्नोक्रेट्स हों, सारी सियासी जमातें भी इकट्ठा हो जाएं, अगर उनके पास एक मुश्तरका कौमी एजेंडा नहीं है, एक कौमी मफाहिमत और मशावरत से उन्होंने वो एजेंडा नहीं बनाया जिसमें तरजीहात नहीं तय की है, तो फिर मुल्क को कैसे इन मसाइल से निकालेंगे? आज पावर हेड तो होना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट आ गई, लेट्स से आ गई, तो क्या करेगी? पावर हेड कौन होगा? देखिए, पावर हेड भी वो फ़र्ज़ कर लेना, मैं तो सारी चीज़ें मफरूज़े पे कह रहा हूँ ना, आ गई फ़र्ज़ करें, टेक्नोक्रेट भी आ गए, लेकिन क्या वो सब इस बात पर आमादा हैं कि बिजली, तेल, गैस की कीमतों को हर हाल में कम करना होगा? लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं, 7वें आसमान से ऊपर चली गई है महंगाई, ये बिलों की जो खौफनाक शक्ल, उसको जब तक लोगों, अब देखें ना, बिजली और गैस का बिल दें या किराया दें अपने घर का, आने जाने का किराया भाड़ा दें, बच्चों की तालीम, माँ बाप का इलाज और ग्रॉसरी राशन, ये 2 चॉइस में से क्या करें? इस वक्त तो 35,000 तनख्वाह वाला या 50,000 तनख्वाह वाला भी इस पोजीशन में नहीं कि फैसला, बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान। लेकिन फिर जब आप ये कह रहे हैं कि देखें जो हसीना वाजिद के साथ हुआ, ये अगर इस वक्त हुकूमत PTI को मिल भी जाए और वो ले भी ले, उनकी अक्सरियत इस वक्त अददी एतबार से भी, और उसूलन उनको पहला अटैम्प्ट करना चाहिए था पीपल्स पार्टी के साथ या किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का। उन्होंने बहुत आसानी से इस जिम्मेदारी से अपने आप को बचा लिया, और PMLN को लेना था या लेना पड़ा या उन्होंने ले लिया इस जिम्मेदारी को, और ज़ाहिर खारदार रास्ते हैं, इसमें कोई आसानी नहीं जब तक कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ये ना कहें। सो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, नंबर 1 पहले तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, 400 अरब रुपए तो वहाँ से सीधे सीधे निकाले। जब 25% आपकी GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आता है और टैक्स में 1% आता है, तो आप इसमें अगर इंसाफ नहीं करेंगे, इस जुल्म को ख़त्म नहीं करेंगे, तो कहाँ से फिर उनकी जायदाद, उनकी अमलाक, उनकी दौलत, रऊसा है, सरमायादार हैं, उमरा हैं, वडेरे जागीरदार हैं, ये दूसरा उस पर
उस पर आप टैक्स लें, मतलब उन पर। और ये आप अगर आप कम करेंगे तो लोगों की सेविंग से इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी, लोगों के कारोबार में कामकाज में तेज़ी आएगी, उन्हें छूट मिलेगी, तनख्वाहदार तबका भी थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलेगा। उसकी शरह भी तो बढ़ा दी ना इनकम टैक्स की तनख्वाहदार तबके पर। तो ये जब चीज़ें सब होंगी तो आपकी इकोनॉमी में आपको गुंजाइश मिलेगी इन्वेस्टमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, प्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट की, तो जाके आपकी एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी आपको सपोर्ट करेगी। पूरी दुनिया में यही हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं। You're talking about out of box solution in economy. जो 77 साल में किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। लेकिन जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर आई है वो तो इस वक्त डायरेक्टली मतसादम लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। वो पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी की एक लड़ाई ले आए हैं और जिसमें वो समझते हैं उनका एक मौक़िफ़ है, ठीक है, उनका एक पार्लियामान का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी फुल सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन आज आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ये सीटें उनको दे दें, जो कि आप मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बता चुके हैं। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि हमने पहले भी ये उनको कहा था कि इस बहाने से उनको एंगेज करके एक लॉन्ग टर्म एजेंडे पे उनके साथ एक रिकन्सिलेशन उनको कहें कर ले, यही मौका है। डेमोक्रेटिकली किसका हक है इन सीटों पे? जमहूरी। देखिए ये आइन ज़रा खामोश है ना, उसको ओवर इंटरप्रेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं ओवरडू तो किया है, जिसको रीराइट करना कह दें कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र ही नहीं था, जो मांगा नहीं वो दे दिया। ठीक है। तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और स्टैंड सही है, लेकिन चूंकि एक फैसला एक रियासती आइनी इदारे का आया है, अब उसके तोड़ के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अगर आप उसी एक्ट में एक तरमीम कर रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ आप करें, तो ये तो मैंने कहा था जब फैसला आया था कि देखें कि फैसला आने से पहले लड़ाई सिर्फ सियासी जमातों की आपस की थी। अब ये तो एक इदारा दूसरे इदारे, मुकन्नना और अदलिया अब आमने सामने हैं, ठीक है ना। लॉगर्स हेड हैं और लॉक्ड हॉर्न हैं, इनके सिंग अड़े हुए हैं। अब इस सूरत हाल में मैंने ये भी तो सवाल पूछा, चलो हम आपके एलाई हमें ये बताएं कि चले हम आपके साथ हैवी हार्ट के साथ इस बिल को हमने पास कर दिया, जबकि हम प्रिंसिपली समझते थे कि ना करें। टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, आप सही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरडू किया, उसने आपको मजबूर किया, दीवार से लगाया, लेकिन अब आप होगा क्या कि फैक्चुअली क्या होगा कि एक इदारा दूसरे इदारे के सामने। अब आपने अगर ये पास कर दिया और कल इसके खिलाफ एक पिटीशन एक आ गई, ये 184 सुओ मोटो नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने और इसको वैसे ही उड़ा दिया, कलअदम करार दे दिया, तो अब आप क्या एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आपका काम है, लॉ बनाना आपका काम, इंटरप्रेट करना। अगर ऐसा हो गया जो आपने सिनारियो दिया, इट्स हाईली लाइकली ऐसा हो सकता है, होगा ना। प्लान क्या है गवर्नमेंट का? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट का प्लान मुझे नहीं पता जबकि मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं यही इसी बात को तो रो रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम्हारे साथ भी चलूंगा, सारे कड़वे घूंट जो तुम पिला रहे हो मैं पी लूंगा, लेकिन कम से कम हमें बता दो कि आगे तुम्हारा रोड मैप क्या। आगे एक रोड मैप ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून साजी आ जाए, 2/3 अगर होती है वो पास हो जाए, तो कड़वा घूंट होगा ये आपके लिए या मीठा घूंट? वो भी कड़वा ही घूंट होगा, लेकिन बात यह है कि उससे पहले ये ऊंट तो किसी करवट बैठे, अगर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया तो मतलब ये जो पिंग पोंग की तरह कभी बॉल उनके कोर्ट में कभी आपके कोर्ट में, आप दोनों इस तरह खेलते रहेंगे, पूरी स्टेट मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन है। भी ये सारी जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में ना, वो इन्वेस्टर्स भी सोचने पर मजबूर होंगे कि ये ऐसे हालात में काम कैसे होगा। नई इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर। तासुर जा रहा है कि ये कानून साजी हुई एक पार्टी के खिलाफ है या हुई एक एक्सटेंशन देने के लिए है एक ओहदे पर, ये तासुर कितना खतरनाक है? देखें वो तो एक्सटेंशन का तो मामला इससे थोड़ा अलग है और अलग से आएगा अगर आया तो, और ज़ाहिर उसकी तैयारी तो हो सकती है कि भाई 2/3 आपको चाहिए, लेकिन अगर ऐसी 2/3 आप ले भी लेंगे, किसी भी एक्ट में अगर कोई मोरालिटी नहीं है ना, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, ऐसी सियासत, मईशत और माशरत किस काम की जो कल जाके आपके गले पड़ेगी। आज आप सुप्रीम कोर्ट ने ओवरडू किया इंटरप्रेट करने में, आपने उससे एक कदम आगे जाके ओवरडू कर दिया, कल फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करेगी, फिर आप कुछ इसके खिलाफ करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन में 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, 3 और 4 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। तो इसका मतलब है कि सब इस बात
पर इसरार कर रहे हैं कि वो सही है बाकी गलत है। सुप्रीम कोर्ट अगर काश ये फैसला देती, देखें जो बेहतर था कि हम अखलाकी तौर पर समझते हैं आइन और कानून में गुंजाइश हमें भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हक उनका बनता है जिनके पास ये सीटें हैं। उनकी सीटें वो पार्टी हड़प नहीं कर सकती जिनकी ये सीटें नहीं है, लिहाजा हुकूमत ही कानून साजी करे, हुकूमत ही कोई रास्ता निकाले पार्लियामेंट। हाँ, और ये हुकूमत के लिए बाइंडिंग भी और नहीं भी हुकूमत की मर्जी, लेकिन हमने अपना ऑपोजिशन भी अगर इस बहाने से एंगेज होती है तो शायद पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए कोई एक रास्ता निकल आए जिसमें कि हुकूमत और अपोजिशन एंगेज हो जाए, और एक मरतबा एंगेज हो जाए ये रिज़र्व सीटों पर तो फिर आगे जाके बाकी चीज़ों पर भी वो इस एंगेजमेंट को जारी रख के बहुत से मसले और हल हो सकते हैं। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें मुल्क फंसा हुआ है कि आवाम यही कह रहे हैं कि एक तरफ एक पार्टी अपने बड़े कायद को छुड़ाने के लिए जो मुसलसल अपनी तवानाई, वसाइल और वक्त सारा इस पे सर्व कर रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत में वो सारा वक्त सर्व कर रही। तो मसला क्या है कि बहुत मायोपिक एजेंडा हो गया है ना, बहुत तंग एजेंडा हो गया कि वो सियासी और जमाती और गुरोही मफादात का एजेंडा है। चाहे उसमें कहीं उसूल भी आते हों कि कोई कहता है कि मैं उसूली मेरा मौके प्रिंसिपल स्टैंड है, दूसरा कहता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्निकल है। तो इसका मतलब है कि फिर फैसला सब्जेक्टिव है, दोनों का सब्जेक्टिव नजर आ रहा है। तो आईपीपीज़ का एहतजाज एमक्यू बड़ी मुतहरिक नजर आई। प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात तो उन्होंने कहा कि जल्द रिलीफ मिलेगा, लेकिन इतवार को अब कराची में आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, तो रिलीफ फिर कहाँ गया? देखें, एहतजाज का इससे ये मतलब, देखें प्राइम मिनिस्टर ने पहली मरतबा हम थोड़ा सा हम पुरुम्मीद हुए थोड़ा सा कि बिजली की कीमतों में कमी के बारे में भी संजीदगी से सोचा जा रहा है हुकूमती हलकों में, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा आईपीपीज़ के साथ भी कोई ना कोई नेगोशिएशन जो है कैसे सोचा जा रहा है जब ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कुछ? ये तो कहेंगे ना, इसलिए कि नहीं, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट आपको दोबारा दोनों पार्टियों के कंसेंट से उसको रिव्यू करने से तो नहीं रोकता। ये तो आपका आर्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिव्यू के लिए हम प्राइम मिनिस्टर ने ना भी कहा, मैं उनके अल्फाज नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा, मतलब ये अंदिया ज़रूर दिया कि कोई फ्रेमवर्क ऐसा तैयार ज़रूर हो रहा है जिसके ज़रिए से आईपीपीज़ को ऑन बोर्ड लेकर उनको एंगेज करके इस मसले पर, इस पॉलिसी को हम रिव्यू करें। लेकिन ये सारे का सारा क्रेडिट तो चला जाएगा जमात इस्लामी को, धरना तो उन्होंने दिया हुआ है, रोज़ आवाज़ वो उठा रहे हैं, नहीं धरना दे। बजट में देखें, अगर हम ज़रूरी कि जो धरना दे वही आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं मुझे पता नहीं बजट में किसने ये आवाज़ उठाई थी, सबसे पहले किसने ये बात की थी? मेरी मुस्तफा कमाल भाई की तकरीरों में ये नहीं, मेरे पास डेटा आपने पहले की थी, लेकिन विल नॉर्मल पब्लिक नो दैट? वो तो ये देखेंगे ये बैठे हुए। अगर हम सारे एलाइज खड़े होकर कोई ऐलान कर रहे होंगे, फर्ज करें अल्लाह करे ऐसा हो, और ये पहली उम्मीद है जो इस हुकूमत से हमने वाबस्ता की है कि शायद इसमें हम कुछ कर जाएं, बिजली की कीमत कम कर दें, अल्लाह करे, अल्लाह करे। सब देखें हम सब डर के कह रहे हैं अल्लाह करे, अल्लाह ताला से दुआ करें, लेकिन आप कुछ करें। हाँ, और कुछ हम करें, अल्लाह जब करे, अल्लाह ने भी तो हमें इख्तियार दिया ना, तो हमने तो कह दिया है कि भाई इसके अलावा अब आपके पास कोई, ये ना हो कि धरने में खड़े हों और वहाँ पे ऐलान कर रहे हों पीएमएल वाले। सबसे अच्छा ऐलान तो होगा कि अगर ये सोचा जा रहा है, सोच विचार है, एक तशवीश, एक फिक्र है, तो उसको जितना जल्दी उस पॉइंट पे पहुँच के अगर आवाम को कोई ऐलान करके रिलीफ दिया जा सकता है तो जितना जल्दी होगा उतना ये हुकूमत जो है अब तक जो उसने धूल उड़ाई है ना, वो सारी धूल बैठ जाएगी। हुकूमत के कदम कुछ जम जाएंगे और कुछ आगे ये आसरा आ जाएगा कि ये हुकूमत जो है वो आगे मजीद चीज़ों पे भी अब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है। डायलॉग अभी आसरा नहीं है इस हुकूमत से, अभी आसरा नहीं है। अभी तो आसरा शुरू हुआ है ना, उसने पहली बार तो ये बात की है, वरना तो ये मौजू हमारे डिस्कशन में ही नहीं आता। जब हमने बजट में बात की तो आईपीपीज़ पे तो बात ही नहीं की थी हुकूमत। लेकिन आईपीपीज़ का मसला है तो बड़ा संजीदा, बहुत संजीदा, इट्स वेरी रेलेवेंट आल्सो। क्या हो सकता है इसमें? पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर सारी जमातें शामिल, उसके बाद पीएमएलएन के दौर में रहा, फिर उसके बाद पीटीआई के दौर में भी तो रहा नहीं। कौन सा इसको रिवोक किया गया, कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू किया गया, कौन सा उनको एंगेज करके डायलॉग किया, नहीं किया। दूसरा, अब वो पीडीएम जो 1 थी, मैंने सुना कि उसमें काफ़ी एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा रिन्यू किए गए। ये
बड़ी ज़्यादती अगर ऐसा हुआ तो। आप भी थे PDM-1 में? हाँ थे, इसीलिए वो तो बहुत ज़्यादती, लेकिन उस वक्त इसका तो इतना आप आज कन्फेशन कर रहे हैं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए हम खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं ना, गलत हुआ ना, मानो तो सही कि नहीं होना चाहिए था। अब अच्छा, हमें एतमाद में लिए बगैर बाला ही बाला हुआ है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा अगर ऐसा हुआ है तो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर मुझे भी एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन लोगों ने मुझे बताया जो पावर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये PDM-1 के दौर में कुछ जो है वो एग्रीमेंट से उनकी मुद्दत में जो तोसी की गई वो तो उस वक्त की गई, तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसी वक्त री इंगेज करते, गुफ्तगू करते, बात करते, नई टर्म्स पर उनको लाते, जिससे कि लोगों को कब तक PTI के दौर में कोशिश तो हुई एटलीस्ट कंपैरेटिवली। देखें, लेसर एविल की बात करेंगे तो किसी को लेसर एविल कह दे, किसी को बड़ा एविल कह दे, लेकिन यहाँ तो मसला ये है ना कि रिलीफ कब मिलेगी आवाम को। हर हुकूमत के आने और जाने के दरमियान जो 4 साल या 3 साल या 5 साल लगते हैं, तो जो मसाइल उसे मिलते हैं ना, जब वो जाती तो उससे ज़्यादा मसाइल छोड़ के जाती। ये नोट कर लिया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक हुकूमत आई और जब वो गई तो उसने काफ़ी मसाइल हल कर दिए, बल्कि वो मसाइल को बढ़ा के जाती है। और इसीलिए जो अगली हुकूमत आती है उसको बड़ा आसान है कि वो ढोल पीटती है कि ये तो पिछली हुकूमत में। हालांकि सबकी हुकूमतों में मसाइल बढ़े हैं, बढ़ते चले गए हैं, और किसी ने उनके रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया। एक पूरा तासुर था, और ये है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, लेकिन बांग्लादेश में तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बावजूद डिस्प्रूव किया। सो कैन वी से कि हम दोबारा रीथिंक करें कि आपको अवाम का मैंडेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं चले। अवाम का मैंडेट तो हसीना वाजिद के पास भी था ना, लेकिन अचानक नहीं। तो असल चीज़ हुई अदल और इंसाफ, सियासी इंसाफ, माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ। अगर बांग्लादेश की आज़ादी, पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अगर वो हुर्रियत पसंद सो कॉल्ड आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ देने वाले, उन्होंने अपनी बिसात से, अपने हक़ से ज़्यादा उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, नाजायज़ इस्तेमाल किया, मिस यूज़ ऑफ पावर अथॉरिटी। बिल्कुल डिक्टेटोरियल थी वो तो, 20 साल से थी, 15 साल से तो कंटिन्यूसली थी। बट द क्वेश्चन इज़ कि इस दफ़ा उनके इलेक्शन पे उतने ही सवाल उठे जितने अभी आपके इलेक्शन पे उठ रहे हैं, तो इसीलिए उनके अभी वो तजुर्बे हो रहे जो हमारे यहाँ होते हैं। सो अवामी मैंडेट क्वेश्चनेबल हो जाए तो फिर मसला है। देखिए, अवामी मैंडेट तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास पहली हुकूमत में भी था और दूसरे में भी था, लेकिन दूसरे मैंडेट के बाद खुद उन्होंने उसका अपने पैर पे किस तरह कुल्हाड़ी मारी थी, वो भी आपको पता है कि लेकिन फिर एहतजाज भी हुआ उसके बाद, इसीलिए एहतजाज हुआ ना। तो यही तो पॉइंट है कि जब आपका मैंडेट क्वेश्चनएबल है तो एहतजाज होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो इसलिए कि अगर आपने पहले दौर में भी इंसाफ नहीं किया और दूसरे दौर का आगाज़ ही नाइंसाफ़ी से करेंगे, तो सारी बात तो ये है ना कि जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वो सिर्फ मैंडेट छीनने की नाइंसाफ़ी नहीं है, इख्तियारात को मिसयूज़ करने की है, लूट मार का बाज़ार गर्म करने की है, और बेपनाह करप्शन और हर सतह पे करप्शन को ले जाने की है। और फिर कोटा सिस्टम वहाँ तो वफाक में था ना, तो हमारे यहाँ भी तो एक सूबे में कोटा सिस्टम है, और उस कोटे के मुताबिक भी हमारे बच्चों को नौकरियाँ ना मिले, जाली डोमिसाइल वालों को मिल जाए, जो मैट्रिक कहीं और से करे लेकिन कराची के डोमिसाइल आसानी से कुछ पैसे दे के बना लें। तो ये सारी नाइंसाफ़ियाँ मिलकर कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि अगर एक स्नो बॉल होता है जो पहाड़ से गिरता है तो उस वक्त छोटा होता है, स्नो बॉल इफेक्ट जब नीचे आ जाता है ना तो वो फिर बड़ा होता चला जाता है। तो वो स्नो बॉल इफेक्ट है सारी नाइंसाफ़ियों का, सारे अदम मसावात का, जो माशी अदम इस्तेकाम है, जो माशी वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, मरकज़ और सूबों के दरमियान, सूबों और बल्दियात मकामी हुकूमत और ज़िलों के दरमियान, ये सारी बातें ज़ाहिर है कि बांग्लादेश में एक बट हम यही कहेंगे कि यहाँ बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सो कभी भी ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा है, लेकिन साइकी तो हमारे खित्ते के लोगों की मिलती जुलती तो है, एक साइकी तो एक है। तो फिर अगर वो हमारे शागिर्द थे तो शागिर्द जो है वो उस्ताद को पीछे छोड़ के थोड़ा, वो शागिर्द जो थे वो आगे निकल गए, उस्ताद पीछे रह गए, उस्ताद पीछे रह गए। सो अब कल डीजीआई एसपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था 9 मई के हवाले से। डू यू थिंक कि जब भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब भी बातचीत हो तो पीटीआई को भी कोई ये समझाए कि 9 मई को एड्रेस करें, वो कौन हो सकता है? नहीं देखिए, आज हमने जो बात की, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिस पे आप इतना हार्प कर रहे हैं, आप समझते कि आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाएगा, ये आपकी भूल है, खुशफहमी है, गलत फहमी है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मजमूई जो रियलिटी है उससे यू कांट मीन्स लुक बैक, मतलब उससे आप नज़रें नहीं चुरा सकते। उसको सामने रखे। फिर मैंने एजिंग का जिक्र किया कि जो काबरीन है उनकी भी एज जारी है, सियासत की भी एज जारी। एक मौका किसी को निकालना, चाहे पीटीआई निकाले चाहे हुकूमत निकाले, फिर दोनों को उस मौके को। लेकिन जब कहा बानी पीटीआई चेयरमैन ने कि मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं बात करूँगा सिर्फ फौज से, वो ये ऑलिव ब्रांच थी, क्या था? देखिए, फौज से सिर्फ बात करूँगा तो उसमें मतलब एक उन्होंने अपनी तरफ से एक उस रियलिटी का इशारा किया कि कहीं ना कहीं उनका अमल दखल तो है ना, अब उससे हम इनकार तो कर नहीं सकते, लेकिन वो एक डिबेट है कि उनका अमल दखल क्यों है, उसमें सियासी जमातों का अपना कितना कसूर है, उनकी अपनी कितनी कमज़ोरी है। क्योंकि अगर फ़ौज किसी एक सियासी जमात के साथ है तो वो अमल दखल, उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो गया, एक ग्रोह के साथ, एक जमात के साथ ये ख़त्म है। नहीं, जब भी तो वो फिर बातचीत करके आगे अपने लिए एक रास्ता निकालना चाहते हैं। DGISP आने का लिए कहा क्या कि ये ख़त्म हो गया है, वो कि एक टोला हमें वो कहें, लेकिन सियासी जमातें तो कह रही है ना। देखें ना, आप खुद कह रही हैं, PTI ने कहा, इमरान खान ने कहा कि वो फौज से बात करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो। आपको क्या लगता है कि अमल दखल इस वक्त है या ख़त्म? देखिए, अमल दखल अगर है तो वो सियासी जमातों की अपनी कमज़ोरी की वजह से, उनके वो क्या इस बात पर मुत्तफ़िक़ में। देखिए, मैं तो एक बात करता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को सारी जमातें अपने अपने हिसाब से अपने अपने वक्त पे बुरा कहती हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने वक्त पे उनको गले से भी लगा लेती हैं, ठीक है, जब ऐसा ही है ना, तो फिर अब इसमें उनका तो ये मॉरल हक़ ही नहीं रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी किरदार के बुरा भला कह रही होती है, उस तक भी मैसेजेस भेज रही होती हैं, प्राइवेट कह रहे थे सर प्लीज़ हमसे बात कर लें, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी शायद चल रही हो, पसे पर्दा चलती। तो अब क्या सियासी जमात इस बात के लिए आमादा है कि इस 1 पॉइंट एजेंडे पे हो जाए कि आइंदा अमल दखल नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये 4 साल नहीं होगा, इस पे सब हो जाए। MKM हो जाएगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ बड़ी जमातें लीड लें, MKM उनके साथ हो जाएगी। हाँ, देखे ना, लेकिन फिर ये कहना होगा कि फिर हर हुकूमत के इलेक्ट हो जाने के बाद भी 1 या 2 साल के बाद फिर कहीं ना कहीं रौला पै जाता है, कोई ना कोई रौला आता है, तो वो रौला भी तो कहीं ना कहीं आपका इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट से होता है, तभी तो शुरू होता है। तो इसका एक बात जो आपने और की तो थी, फिर आप इलेक्शन लड़ने से पहले तय कर लें कि ना इलेक्शन में हमें मदाखलत चाहिए, ना हम लेंगे ना हम किसी को लेने देंगे, और इलेक्शन के बाद भी फिर हम अपने इस मौके पर कायम रहेंगे। और कोई भी जमात जो है वो अगर आगे कोई रुकावट आएगी, इतने तो तुम उस लेवल पे तो चले जाओ, पहले पॉलिटिक्स को उस लेवल पे तो ले जाओ, उसके बाद तुम फौज को बुरा कह देना, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहना, अभी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अभी ठीक है, थोड़ा वक्त है उसमें। आपने ये कहा कि मैं तो मशवरा दूंगा नवाज शरीफ साहब को कि वो नाश्ता लेके चले जाएं, कह दिया 804 के बाद। एक ज़माने में ये मशवरा दिया, अब तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता ऐसा कोई नाश्ता होने वाला है। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, नाश्ता अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त कोई और मुतबादिल कोई ऑप्शन किसी के पास अवेलेबल है, ये तो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आप एक जिंदा कौम को जीते जी क्यों मार रहे हैं? 25 करोड़ लोगों को जीते जी मार के उनसे सर उठाकर चलने का हक और सर उठाकर जीने का हक छीन कर आप इस मुल्क को फिर क्या दे देंगे, माँ सिवाय इसके कि आप उस शाख को अब काट रहे हैं जिस पे आप भी बैठे हुए हैं। तो मतलब ये कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, जब आप खुद ही इस मुल्क की बका और सलामती के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, खुद ही इसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो फिर मुल्क में अफरा तफरी, केओस, तवाइफुल मलूकी और सिविल वॉर और ये सारी चीज़ें ऑफ शूट्स हैं जो इस स्टेटस को से जो इस वक्त अब बुरी तरह इम्प्लोड कर रहा है। स्टेटस को के ऊपर इतना बोझ बढ़ गया है ना, इतना उसके अंदर डेबिट जमा कर दिया आपने, क्रेडिट जमा कर दिया है कि अब अगर इसको आपने यहाँ से प्रेशर कुकर का वो नहीं हटाया, फटेगा ये। Okay, very interesting. Thank you so much, Dr. Sadar sir, for giving us time. Do give me your feedback. लेकिन ये बात सच है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा घुटन करेंगे तो उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। सो तरीका यही है कि सिमर डाउन इफेक्ट की तरफ जाएं, चीज़ों को कूल डाउन होने दें, एक हीलिंग हैंड की ज़रूरत है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।